अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, शहर की सरकार चुनने जा रही है और जैसा कि मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में हर वक्त तो कोई ना कोई चुनाव चल रहे होते हैं, एक खत्म दूसरा शुरू। अब जो चुनाव होने जा रहा है वो बहुत बड़ा चुनाव है। शहर की सरकार बनने जा रही है। शहर की सरकार मतलब नगर निकाय के चुनाव, मेयरल सिस्टम, नगर पालिका, नगर पंचायत और मेयर के चुनाव, अर्बन एरिया के चुनाव। ये बहुत बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश के भीतर शहरों में लड़ा जाता है। जैसे पंचायत चुनाव होता है उसी तरह नगर निकाय के चुनाव। इस चुनाव में पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी काबिज है। इस बार नगर निकाय के चुनाव में क्या होगा और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आज की परिचर्चा हम इस विषय पर करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में एक और चुनाव आ गया है। आप सोचते होंगे कि ये क्या है, रोज़ कोई ना कोई चुनाव। तो जी हाँ, ये चुनाव है नगर निकाय का, मेयरल इलेक्शन। नगर पंचायत यानी टाउन एरिया, नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है, 198 नगर पालिका हैं और ढेर सारी नगर पंचायत हैं यानी टाउन एरिया है। अर्बन बॉडीज़ के हिसाब से देश का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र अगर देश भर में कहीं है, उत्तर प्रदेश। वैसे उत्तर प्रदेश में हर चीज़ बहुत बड़ी है, चाहे विधानसभा हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, सब कुछ बहुत बड़ा है, जंबो साइज। तो इस बार नगर निकाय के चुनाव में क्या होने जा रहा है। बहनों भाइयों, मैं चुनाव पर चर्चा करूं उसके पहले मैं उत्तर प्रदेश के शहरों की बदहाली और उनकी तस्वीर आपके समक्ष और जिन समस्याओं से आप रोज़ रूबरू होते हैं, मैं उनके बारे में जिक्र करना चाहता हूं। जो काम नगर निगमों का है और जो काम नगर निगम या नगर पालिका पंचायतों को सरकार और दूसरी अथॉरिटीज एजेंसीज के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करना चाहिए, दरअसल वो काम नहीं कर रहे हैं। शहरों में सबसे बड़ी समस्या क्या है बहनों भाई? उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति प्रतिदिन जब भी घर या दफ्तर से निकलता है, सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में छोटे कस्बों से लेकर लखनऊ तक में है ट्रैफिक की समस्या। यातायात की समस्या उत्तर प्रदेश के भीतर बहुत बड़ी है। ट्रैफिक जाम की समस्या से हर कोई दो चार होता है। शहर के एक कोने से दूसरे कोने जाना हो संभव ही नहीं कि 2 घंटा 1.5 घंटे से पहले आप किसी शहर के एक कोने से दूसरे कोने पहुंच सकें। उत्तर प्रदेश के शहरों की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम है, अनियंत्रित ट्रैफिक है, जिस पर न तो नगर निगमों का ध्यान है, न नगर पालिकाओं का ध्यान है, न ट्रैफिक का कोई प्रबंधन है। ट्रैफिक मूलतः काम किसका है? नगर निकायों का, पालिका का और नगर निगमों का। लेकिन कभी भी कोई भी नगर निगम सिर्फ आपको आपकी गाड़ियों से वसूली के अलावा कोई काम नहीं करता, अवैध पार्किंग लगवाता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या शहरों की है अतिक्रमण। सड़कें खत्म हो चुकी है, सिकुड़ चुकी हैं, 4 लेन सिंगल लेन में तब्दील हो चुकी है। किसी ने 100 फीट दुकान ली, आगे 50 फीट कब्जा किया, उसके बाद ग्राहक ने अपनी गाड़ी लगा दी और उसके बगल में एक गाड़ी वेटिंग में खड़ी है, चलने का रास्ता इतना बचा। तो पहली समस्या ट्रैफिक। दूसरा समस्या शहरों में अतिक्रमण। अतिक्रमण के नाम पर आप शहरों की हालत और सड़कें देख लीजिए, निकलना दुश्वार है और शहर की खूबसूरती पर बदनुमा दाग लगाती है अतिक्रमण। ये दूसरी समस्या जो आज तक कोई मेयर, कोई नगर निकाय, कोई चैनल, कोई मीडिया, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस इशू को एड्रेस करने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि उसको बहुत छोटा मुद्दा मानते हैं, पर मैं इसको बिगेस्ट इशूज मानता हूं। पहला ट्रैफिक, दूसरा अतिक्रमण और तीसरा अवैध निर्माण। अगर आप लखनऊ को ले लें तो लखनऊ में 20,000 से ज़्यादा अवैध बिल्डिंग हैं, पैसे लेके बनवाई जाती हैं। कौन बनवाता है? प्राधिकरण। बनाता कौन है? जनता। वसूली कौन करता है? पार्षद से लेकर प्राधिकरण तक। अनियोजित विकास। उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में आप देखिए स्लम तब्दील हो चुका है, स्लम में। क्यों? अनियोजित विकास है। विकास के और डेवलपमेंट पर नियंत्रण नहीं है। कॉलोनी की कॉलोनी स्लम की बस रही है। चाहे आप किसी भी शहर में चले जाएं, मेरठ चले जाएं, गाजियाबाद चले जाएं, बरेली चले जाएं, कानपुर चले जाएं, अलीगढ़ चले जाएं, फिरोजाबाद चले जाएं, प्रयागराज चले जाएं, वाराणसी चले जाएं, गोरखपुर चले जाएं, बरेली चले जाएं। अनियोजित विकास, शहर स्लम में तब्दील हो रहे हैं और आने वाले वक्त में
दुनिया का सबसे बड़ा स्लम कहीं बन रहा है तो उत्तर प्रदेश के शहरों में बन रहा है। इस पर कोई भी किसी का ध्यान नहीं है। तो यह मैं मानता हूं तीसरा बड़ा इशू। और मैं चाहता हूं इस बार कोई चुनाव में वोट मांगने आपसे आए, पार्षद या मेयर का या नगर पालिका के चेयरमैन का, इन्हीं 4-5 मुद्दों पे बात करना उससे। और चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी शहर को खूबसूरत क्या बनाता है? वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एक इलाके से दूसरे इलाके जाना हो आपको मजबूरन अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्यों? पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, है भी तो सीमित एरिया में उपलब्ध है भी तो इस स्तर का है कि आप चल ही नहीं सकते हैं। और इस वक्त ई रिक्शा आतंक का प्रतीक बने हुए हैं। आप किसी भी शहर के इलाकों में चले जाएं, इतने ई रिक्शे मिलेंगे कि आप सड़क पर चलना दुश्वार है। हर 5 मीटर पर एक ई रिक्शा, क्योंकि कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई पॉलिसी ही नहीं है। बस 1 लाख 1.25 लाख दो और ई रिक्शा लाओ और कूद जाओ सड़क पे। सरकार ने इस पर कोई नियोजित पॉलिसी नहीं बनाई, ना नगर निगमों ने बनाई, उन्हें सिर्फ वसूली से मतलब है। और 5वीं सबसे बड़ी बात है सफाई। घिन आती है जब शहरों की तरफ आप कुछ मोहल्लों में जाएं, सफाई ही नहीं होती। वीआईपी इलाकों को छोड़कर खराब सड़कें, खराब पुलिया, पेयजल की घटिया व्यवस्था, ये सब शहरों की बदनुमा स्थिति है। और मैं चाहता हूं कि अब जब ये चुनाव शुरू ही हुआ है तो हर नागरिक जो शहरों में रहता है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है, पूछो अपने पार्षद से और चैलेंज करो अपने चेयरमैन को और मेयर को लाओ मार्केट में और उससे पूछो कि आपने किया क्या 5 साल। अब आपको जवाब देना पड़ेगा। तो चेयरमैन, मेयर और पार्षद को हाजिर करिए और ये जो 5 बातें मैंने कही है यही ठीक करा लीजिए उनसे, बहुत बड़ी बात होगी। और उत्तर प्रदेश के शहरों की सूरत तभी बदलेगी जब आप दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाते हैं या दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। जाइए हैदराबाद देखिए कितना खूबसूरत है, जाइए चेन्नई देखिए कितना खूबसूरत है, लेकिन बेंगलोर चले जाइए देखिए क्या है, चंडीगढ़ के शहर को देखिए, ग्रेटर नोएडा देखिए, वहाँ नियोजित चीज़ें हैं, प्लान्ड चीज़ें हैं। आपके शहर क्या है? अनियोजित विकास का अड्डा बन गए हैं। मैं चाहता हूँ कुछ आप बयान सुन लें, फिर आज की परिचर्चा है बहुत दिलचस्प और आज इन मेयरों की और चेयरमैनों की और पार्षदों की खिंचाई की जाएगी। वर्तमान में हमारे पास हमारे जो नगर निकाय हैं उनकी कुल संख्या 762 है। 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका और 545 नगर पंचायत, कुल मिलाकर के 762, जिनकी वर्तमान जो जनसंख्या है, आबादी है, वो 4.85 करोड़ है, जो 2017 के सापेक्ष 70 लाख अधिक है, 70 लाख। निकाय चुनाव है, उसको लेकर क्या तैयारी? निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी तैयार है और इस बार निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन होगा। जहां सीवरेज सिस्टम नहीं बेहतर किया, ये माँ गंगा बगल में बह रही है, इसको सफाई का वादा किया था नहीं किया था? आप इस गंगा माँ के किनारे दोनों तरफ चले जाओ, बताओ नाले खुले बह रहे हैं कि नहीं बह रहे हैं? तो जहां डेंगू हुआ वहां समझ लेना बीजेपी का मेयर है। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं बहनों भाइयों। आप सब भी पार्टिसिपेट करिए, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, सब जगह ये कार्यक्रम लाइव है जहां आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। अपने सवाल, अपने क्षेत्र, अपने नगर, अपने शहर, समस्याएं लिख सकते हैं और मेयर से सवाल पूछो। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से हैं, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी स्टेक होल्डर्स का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। आनंद दुबे, उत्तर प्रदेश में 16 नगर निगमों में चुनाव हुए थे, अब तो 17 हो गए, एक अभी नहीं बनी है। तो 16 में जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी जीती थी 14, लेकिन इन 14 शहरों में हालत कैसी है? उम्मीद करता हूँ कि सब ट्रैफिक जाम वगैरह से आप भी 2-4 होते होंगे। ब्रिजेश जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पिछले 5 सालों में हर एक क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव किए हैं। इसके अलावा जो शहरी क्षेत्र हैं, जहां नगर निगम है या फिर नगर पालिकाएं हैं, उनमें भी हमारी सरकार ने बेहतरीन काम किया है। आप अयोध्या देख सकते हैं, आप काशी देख सकते हैं, आप मथुरा देख सकते हैं। एक समय था जब वाराणसी में खुले तारों का जाल बिछा हुआ था, गलियों में गंदगी फैली रहती थी, गलियां टूटी रहती थी, हमने उसको ठीक किया। आज वाराणसी जाइए, कहीं भी आपको खुले तार नहीं मिलेंगे, गलियां सुंदर हुई हैं।
ODF पूरे के पूरे जो प्रदेश को हमने ODF घोषित किया है, शौचालय बनाए हैं, सामुदायिक शौचालय बनाए। पहले सड़कों पर गंदगी फैली रहती थी। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने हर एक क्षेत्र में बेहतर काम किया। निश्चित रूप से आप ये जो बात कह रहे हैं ट्रैफिक जाम की, बढ़ती आबादी के साथ ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है, लेकिन इस पर भी सरकार तेजी के साथ कार्य कर रही है। हमने इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बजट भी मुहैया कराया है और इस पर कार्य चल रहा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि सभी शहरों में, जो भी बड़े शहर हैं उत्तर प्रदेश के, उन सभी शहरों में ट्रैफिक की व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी और जो भी बेहतर आम व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जितनी भी कार्य उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार द्वारा करने होंगे, हम वो करेंगे। तो इन 5 जो मैंने मुख्य समस्याएं गिनाई, इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही भी तो आपकी तय होनी चाहिए। नहीं, मैंने कहा तो आपको, आपने अवैध इमारतों की बात की, अवैध निर्माण की। आपको तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में इस सरकार में जितने अवैध इमारतों और निर्माण अवैध जगहों पर बुलडोजर चला है या उनसे जो कब्जा हटाया गया है, किसी सरकार में नहीं हुआ। पिछली सरकारें तो कब्जा करवाती थी, घूस लेकर बिल्डिंगें बना दी जाती थी। आपने देखा किस तरह से भ्रष्टाचार की इमारतें नोएडा से आप चले जाइए कानपुर, की गई। मैं आपसे दावे से कहता हूं कि शहर के एक कोने से दूसरे कोने आप आनंद जी अगर 2 घंटे से पहले अगर आप करके दिखा दीजिए, मैं आपका वाह वाह करूंगा। नहीं, ब्रजेश जी, कानपुर में मैं मानता हूं, कानपुर एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और वहां की जनसंख्या और वहां पर ट्रैफिक की समस्या है। एक बहुत बड़ी समस्या वहां आजकल मेट्रो की वजह से भी हो रही है। मेट्रो लगातार जो है उसका एक्सपेंशन का काम चल रहा है, तो कई जगह रूट भी डाइवर्ट किए गए। लेकिन आप इस चीज को मानिए कि हमने लगातार सुधार किया है। उत्तर प्रदेश में आपने अवैध निर्माण का मुद्दा उठाया, आप देखिए हमने कितने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की है। हमने ट्रैफिक सिस्टम को ठीक करने का काम किया है, स्वच्छता में हमने काम किया। आप गोरखपुर को उठाकर देख लीजिए, इंसेफेलाइटिस से हर साल न जाने कितने बच्चे मरते थे गोरखपुर में। आज हमने गोरखपुर को इंसेफेलाइटिस से मुक्त किया है। उत्तर प्रदेश में चाहे वो नोएडा हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे कहीं भी हो, एयर कनेक्टिविटी से लेकर रोड कनेक्टिविटी से लेकर हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी आदित्यनाथ बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आनंद जी। मैं परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं। 2017 से अब तक, 2014 से अब तक सारे चुनाव में जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो आशीर्वाद दे रही है तो आप जनता की समस्या नहीं सुनोगे? नहीं, बिल्कुल सुनेंगे ब्रजेश जी, सुन रहे हैं, शुक्रिया। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। जो नहीं सुन रहे थे वो तो विपक्ष में करेक्ट बात है। तो अभी नहीं सुन रहे हैं तो अब इनको सुनाते हैं ताकि सब लोग सुने। और ये जो 5 इशूज हैं, इसी पर नगर निकाय का चुनाव होगा। मनोज काका जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो समस्याएं मैंने गिनाई, इसमें एक और समस्या जोड़ता हूँ, सीवर। रायबरेली जैसे शहर में सीवर नहीं है, पता है आपको? तो जब सीवर नहीं होगा, नालियाँ नहीं होंगी, नियोजित विकास नहीं होगा, ट्रैफिक सिस्टम कोलैप्स होगा, आप किस शहर में चले जाएं? मैं कहता हूँ छोटे छोटे शहर में चले जाओ, अगर ट्रैफिक जाम ना मिले तो कहना। तो निकाय के चुनाव हैं, ये सब मुद्दा है कि नहीं है? और आपकी पार्टी क्या कर रही है? वो तो कह रहे हैं हमको आशीर्वाद मिल रहा है, ठीक है सब। तो आशीर्वाद को ये जनता का उसी तरह से उत्तरदायित्व तो निभा तो रहे हैं। इन्होंने तो बोला, आनंद भाई ने बोला कि अभूतपूर्व काम किया। मैं इनसे पूछ दूं कि काशी जहां मां गंगा ने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाया था, उसी काशी में कितने एसटीपी प्लांट बनाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? उस काशी में कितने एमएलडी के एसटीपी प्लांट बनाया? प्रश्न नंबर 1 इनसे पूछ लीजिए। कहां सीवर का पानी एसटीपी प्लांट के थ्रू मां गंगा में गिर रहा? कहीं नहीं गिर रहा। काशी में आप समझिए कि विश्वनाथ मंदिर के महंत, सुन लीजिए, और विश्वनाथ मंदिर के महंत और बीएचयू के कई स्कॉलरों ने यह दिखाया कि 80 घाट पर किस तरह से मां गंगा में जहरीला पानी गिरता है। आज 8 साल की केंद्र की सरकार है, 6 साल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। इनसे पूछिए आप कि कहां आपने एसटीपी प्लांट बनाया, कहां इनकी सड़कों का कितना अच्छा उदाहरण है। आज ही आपके चैनल ने भी दिखाया, सब लोगों ने दिखाया। ऐसी सड़कें बन रही हैं कि लोग उसे हाथों से उधेड़ दे रहे हैं। मुझे ये जो शहरों के चुनाव है, इसके मुद्दे बताइए कि आपके पास क्या मुद्दा है? जो मैंने 5 जिक्र किया, ये या कुछ और भी मुद्दा है? हमारे जो मुद्दे पे आइए। हमारे मुद्दे नहीं है, ये मुद्दे उत्तर प्रदेश के हैं कि यहीं राजधानी में दूषित पानी पी करके 6-7 बच्चों की जान चली गई। आपने देखा नहीं देखा? मां गंगा का बीओडी का लेवल, मैं समझता हूं कि प्रवक्ता जी जरूर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान वर्धन नहीं करते होंगे। इनसे पूछूंगा कि मां गंगा के बीओडी का लेवल बढ़ा है कि घटा है?
निश्चित रूप से बढ़ा है। जो मां गंगा के स्वच्छता के लिए एक संत 3 महीने आंदोलन किए, उनका जान ले ली भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में। आपने भी दिखाया, सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हो जी, सिंबल पर चुनाव लड़ना है। समाजवादी पार्टी हर चुनाव सिंबल पे लड़ रही है। और आप अपना माइक ठीक करिए, बार बार डिस्टर्ब हो जा रहा है, कुछ लड़ रहा है उसमें, आप ठीक करिए। आपके माध्यम से आश्वस्त कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, जिस तरह से पंचायत के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी, इसके चुनाव में भी, निकाय चुनाव में भी समाजवादी पार्टी सबसे बेहतर प्रदर्शन करेगी। लेकिन मैं सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। एक तरफा थोड़ी बोलोगे आप। जी जी बताएं। 16 नगर निगम थे, 14 बीजेपी ने जीते और 2 में बहन जी, और आप कह रहे हो सब आप जीत लोगे, कैसे? अब तो अब आप अगर इस तरह से बात करेंगे, ये हमारी रणनीति है और ये समाजवादी पार्टी है। आपने देखा नहीं कैसे हमने चुनाव जीता, और चुनाव कैसे हो रहा है ये तो कल आपने भी देखा होगा कि अब 31% मतदान भी, अब SHO लगा दिए गए, DM लगा दिए गए, SP लगा दिए गए। भारतीय जनता पार्टी जिस लोकतंत्र के भरोसे सरकार में सत्तासीन हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी उसी लोकतंत्र का समूल नाश करना चाहती है। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि लोकतंत्र लोक और लाज से चलता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री जी और इस उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री जी ने लोक और लाज का और लोकतंत्र में कहीं भी किसी मर्यादा का पालन नहीं किया है। कल जिस तरह का नंगा नाच हुआ है, उससे देख करके भारत ही नहीं पूरे दुनिया के लोग शर्मसार हुए। क्या कर रहे हैं ये लोग? तो आगे निकाय चुनाव में कैसे निपटिएगा? अब एक चीज तो सामने आ गई ना, अब कैसे निपटोगे? समाजवादी वही तो कह रहे तरीका बताओ ना। समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमेशा सड़क से लेके और सदन तक संघर्ष किया है, और हम जेल भी जाने को तैयार हैं। लोकतांत्रिक मर्यादाएं और मान्यताएं बनी रहे, इसके लिए समाजवादी पार्टी को जो कुर्बानी जी आपको वेट करना पड़ेगा अपनी बारी के लिए। बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी, हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए, और आगे मैं आपके बाकी विचार भी सम्मिलित करूंगा। कई एंकरों से मुठभेड़ और सर फोड़वाने और फोड़ने के बाद अहमदाबाद से लौटे हैं सुरेंद्र राजपूत। शुक्रिया, कांग्रेस के प्रवक्ता। राजपूत जी ठीक हैं आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल फिट। निकाय चुनाव लड़ने का इरादा है कांग्रेस का? पूरी ताकत से लड़ेंगे, अपने सिंबल पर लड़ेंगे। ब्रजलाल खाबरी जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, इधर से उधर सारी जगह पर जा रहे हैं, और सारी तैयारी कांग्रेस की ब्रजलाल खाबरी जी के नेतृत्व में हो रही है, और 5 प्रांतीय अध्यक्ष भी लगे हुए हैं। बड़ा संक्षेप में बोल रहे हो, इसका मतलब तैयारी कुछ है नहीं है आपकी। कांग्रेस का एजेंडा क्या है? उन मुद्दों को कांग्रेस एड्रेस कर पाएगी? कांग्रेस भी शहरों में रही है, लड़ा है चुनाव आप लोगों ने मेयर का पहले भी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन मुद्दों का जिक्र अभी मैंने किया, 5 प्रमुख मुद्दों का मैंने जिक्र किया, क्या वो अर्बन बॉडीज़ यानी नगर निकाय के चुनाव में शहरों में वो मुद्दा बनेंगे, या फिर उसी आधार पर वोटिंग होगी, या मतदान होंगे, या चुनाव का माहौल बनेगा जैसा असेंबली और पार्लियामेंट में बनता है? देखिए ब्रजेश भाई, यहाँ पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुद्दे तो जो आपने गिनाए वही होने चाहिए, और वही होते भी हैं, लेकिन आखिरी तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव धर्म पर ले आती है। भारतीय जनता पार्टी अभी बहुमत के अभिमान पर ले आती है। भारतीय जनता पार्टी पुलिस के डंडे तंत्र पर ले आती है। वरना आप देखिए ना, हम और आप 10 साल से डिबेट कर रहे हैं। हम आपको छोटी सी बात बता दें, ये जो नगर निकाय हैं जिसमें मेयर होते हैं, मेयर को धारा 74 के अंतर्गत बाकायदा असीमित पावर होती है। उस धारा 74 को केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने, दोनों ने होल्ड कर रखा है। पहले ये कांग्रेस पर आरोप लगाते थे कि 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार, उन्होंने क्लियर कर दिया था। कई जगहों पे मेयर के पास, जैसे बंबई में मेयर के पास संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार अधिकार हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक मेयर के पास भी संविधान 74 के अंतर्गत अधिकार नहीं है। वो अपने आप को एक डिग्निफाइड सीनियर नागरिक के अलावा कुछ नहीं कर पाता। क्यों? ना तो उसके पास वेतन के निकास के अधिकार है, ना उसके पास शहर के डेवलपमेंट के अधिकार है, ना उसके पास पुलिस प्रोटेक्शन का अधिकार है, ना उसके पास ट्रैफिक की समस्या को सुलझाने का अधिकार है, और न ही उसको नगर निगम में सफाई कर्मचारियों को रखने का अधिकार है। आप चीज को देखिएगा। सच बात यह है कि इन लोगों ने मेयर नाम की सेरेमोनियल पोस्ट रखी हुई है, और जिसका कोई अधिकार नहीं है, जिसको शहर के जंजीर से बांध के घर में एक
कमरे में डाल दिया, कमरे में डाल दिया, बिल्कुल। तो अब उत्तर प्रदेश के मेयर हो या चेयरमैन, इनकी कोई औकात नहीं रहेगी। मैं वही बात कह रहा हूं, मुद्दे की बात अगर हम ये बेचारे कुछ नहीं कर पाते सिवाय डीजल फूकने के। बिल्कुल। तो मैं मुद्दे की बात आपसे बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी करने में इतना अंतर है कि 2014 से पहले आनंद भाई तो पत्रकार भी रहे हैं, तो भले आदमी हो सकता है सच बोल दें, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी अगर ना हो इनकी, तो सच बात यह है कि जब यहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, केंद्र में थी कांग्रेस की सरकार, ये लोग लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नेतृत्व में डंडा झंडा ले करके कहते धारा 74 लागू करो, धारा 74 लागू करो। अब तो भाई ट्रिपल इंजन की सरकार है, अब क्यों नहीं 74वां संशोधन को आप लागू कर दे रहे हैं? अगर 74वें संशोधन को लागू कर दें तो मेयर शहर के चुनाव में आप जब जा रहे हैं तो आपका मुद्दा क्या रहेगा? हमारा मुद्दा सबसे बड़ा यह रहेगा कि मेयर को उसके अनुच्छेद 74 के अनुसार अधिकार मिले ताकि वो ट्रैफिक की समस्या का समाधान कर सके, वो कूड़े की समस्या का समाधान कर सके, वो कूड़े के साथ साथ सफाई कर्मचारियों के वेतन के समस्या का समाधान कर सके, गली मोहल्ले में जितने डेवलपमेंट है उसमें सीधे नगर जो नियोजन वो है क्या बोलते हैं नगर विकास मंत्रालय, उसकी जगह पे मेयर को अधिकार हो, तो हम जिससे ट्रैफिक की समस्या का भी समाधान हो सके, बाकी जामों की समस्या का। अभी ये आनंद भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बुलडोजर बाबा की बात कर रहे थे कि बुलडोजर से साफ सब गिरा देते हैं। मैं आपसे कहता हूं आइए मेरे साथ लखनऊ में आनंद भाई, आप चारबाग से शुरू करिए, जहां तक शुरू करेंगे 90% आपके कार्यकर्ताओं के मकान, दुकान, बिल्डिंगें सब अवैध मिलेंगे। अच्छा, चलना है आपको। अभी 5 लोग मरे थे एक होटल पे, एक किसी अग्रवाल जी का होटल था, नाम लेना उचित नहीं है। आपने कहा था कल गिरवा देंगे, अभी तक गिरा क्या? बाकी सब यजदानी बिल्डर से लेके समनानी बिल्डर तक गिर जाएंगे, लेकिन सुमेर अग्रवाल जी का नहीं गिरेगा। आपने एक बड़ा सीरियस स्टेटमेंट दिया कि ब्रजलाल खाबरी के नेतृत्व में नगर निकाय के चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं और बड़ी भीषण तैयारी कर रहे हैं 5 प्रांतीय अध्यक्षों के साथ। क्या ये बयान आप पूरा सोच समझ कर और गंभीरता के साथ दे रहे हैं? हाँ, निश्चित तौर पर। हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ब्रजलाल खाबरी जी, उन्होंने स्वयं ये बयान दिया कि साहब हम ये जो उपचुनाव है इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि हम नगर निकाय चुनाव पर पूरी ताकत से कंसंट्रेट कर रहे हैं और हम नगर निकाय चुनाव में आश्चर्यजनक परिणाम देंगे, सुखद परिणाम देंगे, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। मुझे तैयारी तो कहीं नहीं दिख रही, दिख रही तो आप बता दो। तैयारियां सर हम अब थोड़ी सी रणनीति चेंज कर दी है। जैसे गुजरात में भी हम राहुल जी वर्सेज मोदी जी नहीं बनाए, कांग्रेस वर्सेज मोदी जी नहीं बनाए चुनाव को, हमने चुनाव को वहां पर लोकल मुद्दे पर रखा। लोकल मुद्दे, अगर मेयर का चुनाव है तो मेयर के मुद्दे पर रहेगा, मोदी जी से थोड़ी लड़ेंगे जाकर। लड़ेंगे चुनाव, ये कंफर्म है। 100% लड़ेंगे, अपने सिंबल पे लड़ेंगे, हमारी पूरी तैयारी है और हम सुखद परिणाम देंगे। ये भी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, हम पूरी तैयारी के साथ, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। ऑलराइट, वैभव महेश्वरी मेरे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। और आम आदमी पार्टी की इस तरह के चुनाव में दिलचस्पी बहुत रहती है, अर्बन बॉडीज और निकाय के। अभी MCD के चुनाव भी आप सब लोगों ने देखा है। वैभव, बहुत शुक्रिया आपका। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, आप लड़ रहे हैं या फिर आप जैसे उपचुनाव नहीं लड़े आप उत्तर प्रदेश में वॉकओवर दे रहे हैं? ब्रिजेश जी, आम आदमी पार्टी का जो मुद्दे हैं उसमें नगर निगम के जो ये चुनाव हैं ये सबसे ज्यादा फिट बैठते हैं, क्योंकि जो नागरिकों की समस्याएं हैं उसके लगभग 90% उनका वास्ता जो है वो निगमों से पड़ता है। डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, तमाम तरह के और काम, मकान बनवाना, गली नाली, सीवर, मार्ग प्रकाश, पार्किंग, तो सारी समस्याओं के लिए नगर निगम से उनका वास्ता पड़ता है। और नगर निगम में हालात ये है कि बहुत ज्यादा करप्शन है। प्लानिंग की जो आपने पूरा अपने ब्रीफिंग में बताई दिया कि प्लानिंग की बहुत कमी है और बिना प्लानिंग के वो शहरों को बसाए जा रहे हैं। इंटरनल डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो इसकी वजह से अनियमित विकास होता है। हर तरह से नागरिक से हर विभाग जो पैसे वसूलता है और बाद में कुल मिला के शहर की जो तस्वीर है वो बहुत भयानक बना देते हैं। तो आम आदमी पार्टी ये मानती है कि इसका जो बेसिक जो रूट कॉज है वो है करप्शन। जब करप्शन नहीं होगा तो फिर हम बेटर कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश कर पाएंगे, एक मास्टर प्लान के ऊपर काम कर पाएंगे। और तमाम ऐसे शहर उदाहरण भी हैं जहाँ की बहुत अच्छे से मास्टर प्लान के ऊपर काम करके खूबसूरत शहर मेंटेन किए गए हैं। इंदौर का ही मैं बीजेपी का ही उदाहरण दे रहा हूँ। इंदौर का शहर इनका माना जाता है कि सफाई में अच्छा है, तो अगर कोई अच्छा है तो बीजेपी के दूसरे शहर और दूसरे स्मार्ट शहर क्यों नहीं उसको कर पाते हैं? क्योंकि बाकी जगहों पर करप्शन का बिल्कुल बोलबाला है। अभी सुरेंद्र भाई भी कह रहे थे कि मेयर के पास पावर नहीं है, हम भी सहमत हैं कि मेयर के पास पावर नहीं है। एक तरह से वो एक डमी पोस्ट बना के रखी हुई है और डमी पोस्ट वाला मेयर जो है वो किस तरह से डिलीवर कर पाएगा, ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। नहीं, यूपी के मेयरों की या चेयरमैन की कोई हैसियत ही नहीं, कोई उनके पास पावर ही नहीं है। सरकारों ने कब्जा कर रखा, और सिर्फ यही सरकार ने, इसके पहले की भी सरकारों ने अनुदान के नाम पर उनके सारे हक पर कब्जा कर लिया है। सिवाय एक गाड़ी में बैठ के घूमने के कोई मेयर कुछ कर ही नहीं सकता,
कोई हैसियत ही नहीं उसकी। ये ठीक कह रहे हैं आप। जब एक इलेक्टेड बॉडी है उसके बाकायदा इलेक्शन कराए जाते हैं, अरबों रुपए सारे अधिकार मार रखे हैं राज्य सरकारों ने तो मेयरों के। और जो मेन बॉडी ब्रजेश जी पब्लिक की समस्याओं से डील करती है और उस बॉडी को अधिकार नहीं है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपको कड़ी बांध के और मेन पानी में उतार दिया है कि अब आपको समंदर पार करना है। तो जो हालात है शहरों की वो इसकी वजह से है। जब रातों रात इस देश में नोटबंदी हो सकती है, रातों रात कोई एक बहुत बड़ा डिसीजन लेके पूरा देश में अफरा तफरी मचाई जा सकती है, लॉकडाउन हो सकता है, तो एक मेयर का पावर देना, एक शहरी होने के नाते आप क्या समस्याओं से दो चार रहते हैं जब शहर में रहते हैं, तो क्या समस्याएं हैं? देखिए मेन बात यह है कि शहर की सफाई करने वाले जो हैं वो सफाई विभाग के अंदर जो है वो ठेके पर होते हैं, बहुत ही उनके अंदर कोई विल पावर नहीं होती, वो काम नहीं करते हैं, उनके अंदर कोई इच्छा ही नहीं होती है, वो कागजों पर होते हैं। शहर के पार्क बड़े खराब है, शहर की लाइटिंग बड़ी खराब है, शहर में पार्किंग की व्यवस्था इतनी खराब है, माफिया से वो दो चार होना पड़ता है। जबकि सीवर का प्रॉब्लम है, वीआईपी इलाकों तक के सीवर जो है बह रहे होते हैं, और जो डेंगू का जो है हर बार इतना प्रकोप होता है वो भी लापरवाही की वजह से होता है, मलेरिया फैल जाता है। मतलब एक तरफ देश साइंस की बात करता है, चांद पे जाने की बात करता है, और हमारे यहाँ आज भी नाली, सीवर, जल भराव, जाम, हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो आप लोग चुनाव में दिलचस्पी रखते हैं यूपी में नगर निकाय के? हम ये समझते हैं विजय जी कि एक वर्ल्ड क्लास म्यूनिसिपल सिस्टम जो है इस देश को दिया जा सकता है और कभी भी दिया जा सकता है, बस थोड़ा सा प्लानिंग की जरूरत है और सही नियत की जरूरत है। वर्ल्ड क्लास म्यूनिसिपल सिस्टम आपके पास तो ऐसा कोई अनुभव भी नहीं है कि आप वर्ल्ड क्लास नगर निगम दे सकते हैं, आपके पास तो कहीं का नगर निगम नहीं है। नेताओं को ब्रजेश जी अनुभव होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विल पावर होने की जरूरत है। विल पावर होगी तो अनुभव रखने वाले और बहुत काबिल लोग हमारे देश में मौजूद हैं, सिर्फ उनको काम करने का मौका देना होता है। तमाम जो आपके सर्टिफिकेट हैं जो नगर निगम में होते हैं वो क्यों नहीं ऑनलाइन किए जा सकते? तमाम एप्लीकेशन और ग्रीवेंस रिड्यूसल ऑनलाइन कर दीजिए। सारे जो सफाई कर्मी हैं उनको पक्का करिए, अच्छे से पैसे दीजिए, अच्छे कोऑर्डिनेशन करिए, मास्टर प्लान के ऊपर काम करिए, ऑनलाइन व्यवस्था हो तमाम तरह की। तो ये तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। जब हम पिज्जा मंगा, मैं तीसरी बार ये सवाल आपसे फिर पूछ रहा हूं कि क्या आम आदमी पार्टी नगर निकाय के चुनाव यूपी में लड़ेगी? बहुत गंभीरता से लड़ेगी और आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छी सफलता भी मिलेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब लड़ रही होगी चुनाव तो उस समय पर दिल्ली की एमसीडी में किए हुए तमाम काम भी सामने आएंगे। हमारे पास तो जब मान लीजिए कल के रिजल्ट के बाद में अगले ही दिन से टीम काम करना शुरू कर देगी और कुछ बेसिक राहतें जो है वो एक हफ्ते के अंदर सामने आ जाएंगी। तो उसका प्रभाव भी यूपी की जनता देखेगी और उसका प्रभाव हमारे परिणाम पर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद वैभव जी। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस परिचर्चा में जुड़ गए। वीरेंद्र जी बहुत शुक्रिया। एक शहरी के तौर पर और एक पत्रकार के तौर पर आप शहरों में, उत्तर प्रदेश के जो बड़े शहर हैं वहाँ क्या क्या समस्याओं से आप एक नागरिक के तौर पर दो चार होते हैं, एक पत्रकार के तौर पर उसको कवर करते हैं, और आपके सुझाव और मशवरा भी जनता तक पहुँचना चाहिए, बताइए। देखिए, शहरों की सरकार 5 साल बाद चुनाव आ गया और मेयर का चुनाव, सभासद का चुनाव, नाली खड़ंजा साफ सफाई पे बातें होंगी। बातें सब वही की वही रहती हैं। स्थितियों में बदलाव कम देखने को मिलता है क्योंकि संसाधन सीमित है, डिमांड ज़्यादा है। हम लोग जब देखते हैं तो ये लगता है कि मेयर से ज़्यादा मज़ा तो प्रधान ही में आए, कि प्रधान ज़्यादा मज़े में है। मेयर के तो वही एक झावा वाला खाली चपरासी मिलता है, लगा के गाड़ी में आगे बैठ जाता है। मेयर के पास ज़्यादा अधिकार ही नहीं है और कहने को शहर की सरकार है। खाली कटोरा हाथ में पकड़ा दो, मेयर नगर निगम में बैठा हुआ है, जो गया कहीं पैसे नहीं, सड़क भुगतान बकाया, बिजली लाइट पानी कहाँ से पैसे नहीं। तो ये नगर निगम को हम लोग शहर की सरकार क्यों कहते हैं? जिस सरकार के हाथ में कोई अधिकार ना हो, जिसके हाथ में पैसा ना हो, संसाधन ना हो, वो कैसे सरकार है और कैसे लोगों के साथ इंसाफ करेगी? ब्रजेश जी, सारे नगर निगम आप देखिए कर्ज में डूबे हैं, घाटे में हैं। बात होती है बड़ी बड़ी, जब मिलो ने मेयर से, किसी से रोने के अलावा कोई काम नहीं कि हमारे पास कुछ है ही नहीं है। कहे साहब पंचायती राज एक्ट लागू हो गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया। जो काम होता है सड़क बन जाती है, पेमेंट नहीं। नाली खड़ंजा बन गया, लाइट लग गई, पैसा नहीं, ठेकेदार का भुगतान। बात होगी हम स्मार्ट सिटी में हैं। स्मार्ट सिटी में जहां पर कूड़ा उठाने की व्यवस्था डोर टू डोर कही जाती है, 1000 आदमी लगते हैं, 200 दिखते हैं, 800 का फर्जी पेमेंट होता है। कई बार ये सब बातें आती हैं। कूड़ा साफ सफाई बच बजाती नालियाँ, बदबू,
ये शहरी वातावरण में स्मार्ट सिटी की कोई परिकल्पना को साकार करते हैं कि नहीं करते। दिल्ली से कोई बड़ा मंत्री आएगा, प्रदेश का कोई सरकार होगी, कहेगी कि हम लोग बचपन सुनते थे कि हेमा मालिनी के गाल की तरह सड़क बना देंगे। पता नहीं वो फिल्म वाली हेमा मालिनी बताए थे कि जब बुढ़ापे वाला गड्ढा वाली सड़कें सब बना रहे हैं। हाँ, कुल मिलाकर ये है कि शहरों की आबादी हर साल बढ़ती है। नगर निगम मतलब महानगर, महानगर मतलब कि वहाँ पर लोग गांव से आएंगे, वहाँ पर जनसंख्या बढ़ेगी, वहाँ बिजली, पानी, अच्छी सड़क, स्वास्थ्य की उम्मीद लेकर, रोजगार की उम्मीद लेकर लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं। यहाँ वो अपना घर बनाना चाहते हैं। जब घर बनेगा तो बिजली की ज़रूरत होगी, शुद्ध पानी की भी ज़रूरत होगी। लेकिन आप देखिए, कहीं नीला, कहीं काला, कहीं पीला पानी नगर पालिका के पानी आ रहा है। कहीं जांडिस हो रही है, कहीं पीलिया फैल रहा है, कहीं लोगों की आँख खराब हो रही है, कहीं पेट खराब हो रहा है। कहाँ राजधानी में बारिश होती है, लोग कहते हैं, अगले दिन अखबार में छपता है कि पहले ही बारिश में खुल गई पोल, खूब ये छपता है। और पोल खुले 5 साल बाद सर आ गया चुनाव कि भाई अब वोट डालो, और जात पात फिर शुरू हो गया, वहीं पर जीत लेंगे चुनाव। आप देखिए सब कैसे व्यवस्थाएं सुधरेंगी, कैसे संभव होगा जब तक हम जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं करेंगे। बच्चे स्कूल जाते हैं, कभी रिक्शा जाते हैं, कभी बैटरी रिक्शा जाते हैं, गिर जाते हैं, चोट खा जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, जाम में घंटों फंसे रहते हैं। हमारे आपके सबके यहाँ के बच्चों के साथ ये समस्याएं हैं। सड़कों पर सांस लेने की जगह नहीं है। प्रदूषण का जो हाल है वो लोगों के मुंह से कालिक निकलती है नाक से जब शाम को घर पहुंचते हैं। तो ये भी देखें लोग। तो बड़ी बात यह है कि चुनाव जीतना ही सब कुछ नहीं है। 17 नगर निगम हैं, बीजेपी शहरों की पार्टी कहलाती है, व्यापारियों की बनियों की पहली चॉइस कहलाती है। मजबूरी में वोट देते हैं लोग कि कुछ नहीं तो वसूली ना होएगी, गुंडागर्दी ना होगी, चलो बीजेपी को वोट दे दें। घर के बाहर, दुकान के बाहर गंदगी फैली है, अलाव कहीं जल नहीं रहा, अभी जाड़ा आएगा, अभी देखिएगा तमाम सारी चीज़ें दिखेंगी आपको। लेकिन मजबूरी है, लोगों के पास मौका 5 साल में आता है। 5 साल के सपने में उनको जब कुछ नहीं में एक बार वोट देने के बाद कहाँ कौन सवाल पूछ सकता है और किसकी हिम्मत है कि वो दबाव डाल सके। ये ज़रूर है कुछ जगहों पर सभासद अच्छे होते हैं और काम करा लेते हैं। अब बात आती है राजनीतिक पार्टियों की। कांग्रेस लड़ेगी, सपा लड़ेगी, और बीएसपी भी तो लड़ेगी, बीएसपी लड़ेगी, आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी। लेकिन ये सब लड़ के भी बीजेपी को क्या हरा पाएंगे? बीजेपी के पास वोट बहुत हो चला है और कार्यकर्ता बहुत हैं, और उसके बाद सबके बाद डीएम एसपी तो है ही हैं, पुलिस प्रशासन है ही है। कौन कोटेदार और व्यापारी कहाँ भाग के जाएगा? तो ये प्यार से न दोगे तो डंडे से दोगे, देना तो पड़ेगा। ठीक। और कांग्रेस के पास देखिए, अगर ये कह रहे हैं खाबरी जी और 5 प्रांतीय अध्यक्ष, कांग्रेस में प्रत्याशी मिलना कठिन है। प्रत्याशी मिल जाएगा तो वो चुनाव लड़ेगा, किसी दूसरे प्रत्याशी से मिल जाएगा इसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि अब बीजेपी बहुत सेटर पार्टी है, ये प्रत्याशी को घुमा देगी इधर उधर। और बसपा में तो आप जानते ही हैं कि कौन आएगा अपनी जान जोखिम में डाल के यहाँ लड़ने, पता लगा। हाँ, सपा अगर कोई गठबंधन कर ले कांग्रेस से या किसी से, तो हो सकता है कुछ ये लोग वोट खींचे, 1-2 सीट पे लड़ें, जीते। अभी लड़ाई देखिए, आम आदमी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में आई है, अब आएगी ठीक से लड़ने। उनके बारे में क्या कहना, चूंकि वो दिल्ली से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का जो इलाका है वहाँ पर लोग ज़्यादा जानते हैं दिल्ली में क्या होता है। लेकिन अभी बीजेपी के पास शहरों में उसको हराने के लिए कोई बहुत लोगों के पास व्यवस्था नहीं है। और अधिकारों की बात देखिए, नगर निगमों की है, हम भले बड़े बड़े दावे करें इतना जिता लिए, लेकिन अधिकार तो हमेशा कम रहते हैं। अच्छा, मेयर और चेयरमैन इन सब की इज्जत है, मतलब कैसे ये लोग के पास अधिकार है, या मतलब ऐसे ही? ब्रजेश जी, अधिकार मैंने बताया ना कि कुछ नहीं है, इनसे ज़्यादा अधिकार तो प्रधान के पास है। नगर आयुक्त अगर ज़्यादातर सब आईएएस हैं,
नगर निगमों में, वो सब सीधे सरकार से सुनते हैं, प्रमुख सचिव सुनते हैं, नगर विकास मंत्री सुनते हैं। वो मेयर हाँ, पीसीएस को तो भगा के आईएएस अफसरों ने कब्जा कर लिया नगर आयुक्त पर। हाँ, पहले ये पीसीएस भगा के दिया लोगों के पीसीएस लिए पद अफसरों था, को। ये भी खा गए लोग। लेकिन आप हैरत देखिए कि कई नगर निगम कई साल से सामान्य चले आ रहे हैं और कुछ आरक्षण में महिला हो गए, कुछ पुरुष हो गए, कुछ ओबीसी हो गए। लखनऊ के आरक्षण नहीं अच्छा, बदलता। लखनऊ में सामान्य था, फिर महिला हुआ और फिर सामान्य हो गया। ये आरक्षण का कौन सा मतलब फार्मूला समझ में नहीं है। यही तो बड़ा लोगों को आश्चर्य में डालता है। लेकिन एक चीज है कि इसी बहाने हम लोग अपने मोहल्ले में तमाम कर्मठ जुझारू युवा पा जाएंगे कि जो बेचारे लोगों की दवाई पानी, चाय पानी की व्यवस्था सुबह शाम नुक्कड़ चौराहे पे करने लगे हैं। सब युवा नेता भी तमाम घूम रहे हैं इस चुनाव में और एक दूसरे की मदद के लिए बड़े आतुर हैं। लेकिन नगर निगमों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो कूड़ा साफ सफाई के साथ साथ ट्रैफिक जैम। ये यूपी के मेयर लोग करते क्या हैं, मतलब इनके पास कुछ है कि ऐसे ही? फिर से सवाल करिएगा। यूपी के मेयरों का कुछ है, मतलब कोई अधिकार है या सिर्फ केवल घूम रहे हैं? देखिए, मेयर के पास कोई अधिकार है नहीं। वो कार्यकारिणी में चीजें पास होती, बाकी सब नगर आयुक्त करता है, उसके दस्तखत से भुगतान होता है। और ज़्यादा अगर कोई मेयर फड़फड़ाएगा तो फिर उसको मंत्री के यहाँ से और सरकार से उसको डांट पड़ जाती है। ये एक सांकेतिक पद बनकर रह गया है। प्रथम नागरिक लोग कहते हैं उसी तरह का है। बच्चा भी पकड़ाए जाके कोई वीआईपी आए तो बस जाके वहाँ पर फोटो खिंचाए, सड़क का नामकरण हो जाए और शहर की चाबी समर्पित करे। अब उस चाबी से कौन ताला खुलेगा, आज तक किसी ने ताला देखा ही नहीं। चाबी हर बार दिखाई पड़ती है, कभी राष्ट्रपति आएंगे, कभी प्रधानमंत्री, उनको शहर की चाबी दी गई। बहरहाल सुनिएगा कि हमारे यहाँ समस्याएं खत्म होती नहीं हैं और सियासत में सरकारें भी सब चीज़ पे कंट्रोल रखती हैं। एक साहित्यकार ने लिखा है कि सियासत इस तरह आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है। और कहते हैं सियासत के चूल्हे में जलाने को सूखी लकड़ियां हैं मजहब की, और हर कोई सेकता है रोटियां यहाँ अपने मतलब की। और इस दौर की सियासत का बस इतना सा फसाना है कि बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बन भाई, उत्तर प्रदेश के आप मेयरल सिस्टम को देखें तो ये कॉम्प्लिकेटेड है और ये पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में टाउन एरिया के चेयरमैन, नगर पालिकाओं के चेयरमैन और नगर निगमों में मेयरों को अधिकार नाम पे कुछ नहीं है उनके पास। ना वो कोई नया टैक्स इम्पोज कर सकते हैं, ना वो कई नए कानून बना सकते हैं, ना वो ट्रैफिक रेगुलेशन का काम कर सकते हैं, ना अतिक्रमण हटा सकते हैं, ना वो निर्माण कार्यों को कोई मंजूरी दे सकते हैं। दरअसल प्राधिकरण, जल निगम, अथॉरिटीज़, शासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मल्टीपल डिपार्टमेंट की ऐसी चेन लंबी बनी हुई है कि चाहते हुए भी कोई मेयर परफॉर्म नहीं कर सकता है या करने नहीं दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार अनुदान के नाम पर इन सभी नगर निगम और पालिकाओं पर थोड़ा मोड़ा नहीं पूर्ण नियंत्रण रखती है और मेयर और चेयरमैन की हिम्मत नहीं कि वो अपने यहाँ तैनात अधिशासी अधिकारी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर नगर आयुक्तों से कोई जोखिम मोल ले सकें या कोई काम करा सकें। लिहाजा हर नगर निगम सरकारी इमदाद का मोहताज है, सरकार से मिलने वाले पैसे का मोहताज है और चाहते हुए भी कोई मेयर या पार्षद अपने क्षेत्र में काम कराने में उतना सक्षम नहीं है जितना जनता वोट देते वक्त इनको रिस्पॉन्सिबल मानती है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के शहरों की भयंकर दुर्दशा है। राज्य सरकार किसी की भी रही हो, यहाँ नगर निगम और पालिकाओं को कंट्रोल करने की एक ख़राब फितरत है सरकार की। यही कारण है कि शहरों की दुर्दशा है। क्या मेयरों को उनके अधिकार लौटाए जाएंगे, चेयरमैनों को उनके अधिकार लौटाए जाएंगे? आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इस बात का जवाब देंगे। आनंद जी बोलिए। देखिए ब्रिजेश जी, सबसे बड़ी बात है कि राजपूत साहब ने ये कहा कि 74वां जो संशोधन है वो लागू क्यों नहीं हुआ। ये 93 में हुआ था और उसके बाद लंबे समय तक इस देश में अलग अलग सरकारें रहीं, राजपूत साहब की भी सरकार रही। इसका जवाब इनको भी देना चाहिए कि उन्होंने क्यों नहीं लागू किया। और जहाँ तक बात रही उत्तर प्रदेश की, तो 88% से ज़्यादा
जो इसमें इसकी सिफारिशें थी या जो भी संशोधन थे वो लागू हो चुके उत्तर प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 98% के आसपास एक विषय। और मैं एक चीज़ मैं सुन रहा था अभी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे भाई मनोज काका जी ने कहा था कि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ और उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। मैं सुन रहा था, मैं इनको कुछ डेटा बताना चाहता हूँ, और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार कहीं वोटिंग कम हो गई है। मैं और रामपुर में तो लगातार जो 19 के लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक लगातार वोटिंग कम हुई है। और एक आंकड़ा इनको बता दूं कि 1991 में कादीपुर में 6% वोटिंग हुई, ठीक है। इसके अलावा जगदीशपुर में 1977 में 18% और 1980 में 18% वोटिंग हुई है। इसके अलावा पूरे देश में कई जगह का और उत्तर प्रदेश में कई जगह का डेटा मेरे पास है लगातार, ये प्रयागराज का डेटा है, कई जगह का डेटा है। तो आप पूरा समय दूंगा मनोज जी, इसको प्रचारित करने का, इसको मनोज जी मैं टाइम दूंगा, आप उनको पूरा रिस्पॉन्ड करना, जस्ट अपनी बारी का वेट करना प्लीज। आप ओनली आनंद दुबे, आप मनोज जी शांत लगा देंगे। अरे भाई आप ये मानिए कि आपके प्रति भारतीय जनता पार्टी और आप जनता के बीच विश्वास खो रहे हैं, आप चुनाव लगातार हार रहे हैं, इसलिए आप नए नए बहाने बना रहे हैं। कभी ईवीएम, कभी डीएम, कभी चुनाव आयोग, कभी जनता। आप तो जनता को भी धोखेबाज बता रहे हैं। मनोज जी आप डिबेट इस तरह चली नहीं पाएगी जैसे आप लोग कर रहे हो। बयान दे रहे हैं कि हम ऐसा करते तो बच्चे पूछते कि पैदा हुए कि नहीं। जनता कैसे आपको वोट देगी? आपको चुनाव हारना ही है, और यही हालत आपकी पूरे प्रदेश में है। लगातार आप जनता के बीच अपना विश्वास खोते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप अनर्गल बयानबाजी। रोका जाए इन लोगों को और आनंद दुबे की स्क्रीन पर लिया जाए। मनोज जी आपको शांत रहना पड़ेगा, अपनी बारी में बोलिएगा। आनंद दुबे गो हेड, आनंद दुबे गो हेड। और जनता से कनेक्ट होने की कोशिश करिए। मनोज जी आपकी आवाज नहीं जा रही, आपको वेट करना पड़ेगा प्लीज। आपके कार्यकर्ता प्लीज, आपके कार्यकर्ता कभी जनता से जुड़ते नहीं, और आप अनर्गल आरोप मनोज जी शांत रहिए, लगाते हैं। आता हूं आपको। और एक जवाब मैं आम आदमी पार्टी को भी देना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम साहब बड़ा बदलाव कर देंगे। जरा मुझे जवाब दीजिएगा कि 2 साल का 383 करोड़ रुपया शिक्षा और स्वास्थ्य का केजरीवाल की सरकार ने रोक रखा है, और इसको जारी करने के लिए एलजी की तरफ से कई बार चिट्ठियां जारी की जा चुकी है। आप वो पैसा एमसीडी का मार के क्यों बैठे हुए हैं भैया? जरा मुझे यह बता दीजिए। आपने दिल्ली में कि जितनी भी अवैध कॉलोनियां थी, क्या उनको रेगुलराइज कर दिया? आपने दिल्ली में घर घर अरे उत्तर प्रदेश के शहरों के मुद्दों को भी तो आपको एड्रेस करना चाहिए। तो आप यूपी के शहरों की जो समस्या है उसको कौन एड्रेस करेगा? उसको एड्रेस थोड़ी करेंगे। एक सेकंड मनोज जी, इसके बाद आपने मुझसे पूछा, उसका जवाब नहीं। इसके बाद आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। आप थोड़ा तसल्ली रखो, मैं आता हूं, आप ही के पास आऊंगा। मनोज जी जनता जिता रही है तो जनता को डिस्टर्ब डिस्टर्ब ना करो। एक सेकंड में टाइम दूंगा, मैं कह दिया। जनता जिता रही है तो जनता को मैं टाइम दूंगा ना, तब बोल लीजिएगा। उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। का ही तो काम हो रहा है। सिर्फ आनंद दुबे बोलेंगे, ओनली आनंद दुबे। पार्टी के पोषित माफियाओं के संपत्तियों पर चलाने का काम किया जा रहा है, और जनता इसी से प्रसन्न है। मनोज जी, जनता इसी से प्रसन्न है कि समाजवादी पार्टी द्वारा पोषित योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पोषित जितने अपराधी हैं उन पर कार्रवाई भी करके दिखाई है। बड़ी तकलीफ हो रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में अपराधियों देखो इस तरह डिबेट करोगे तो मजा नहीं आएगा। आप बताइए, आपके समय में पूरी सरकार सस्तांग होती है लोगों के उत्तर प्रदेश के अपराधियों के सामने। पूरी योगी आदित्यनाथ जी की थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। जेलों में जाके मिलान होता है। सुरेंद्र राजपूत जी को लाया जाए ना, रुक जाइए, डिबेट इस तरह डिस्टर्ब न करिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र। सुरेंद्र जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बताइए। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जिस प्रकार का माहौल उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ बन रहा है, आपको लगता है कि जो शहरों के लोगों के मुद्दे हैं, जो उनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उन मुद्दों को विपक्ष एजेंडा बना पाएगा? देखिए, विपक्ष तो हमेशा एजेंडा बनाता है। मैं 3-4 चीज़ें बताता हूँ। अभी आनंद दुबे जी चूँकि पुराने पत्रकार रहे, इन्होंने देखिए कितने मज़ेदार चीज़ें कही। इन्होंने कहा साहब कादीपुर में 6% हुआ था, फलानी जगह 18% हुआ था। अरे भाई, उसको शिखंडी बना करके कब तक छुपिएगा उसके पीछे? अगर कादीपुर में 6% हुआ था तो उस वक्त आप लोग ने हंगामा किया था ना। आज की डेट में अगर कहीं पे 30% हो रहा है, जिस समय हम ये कह रहे हैं कि साहब 100% मतदान होना चाहिए, उसमें आप क्यों उसके पीछे छुप रहे हैं? आप अपने कारण नहीं तलाश रहे हैं, अपनी कमियां नहीं तलाश रहे हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक बड़ी छोटा सा उदाहरण देता हूं ब्रजेश जी, आप रोज जाते हैं वहां से।
27 किलोमीटर का जो रिवर फ्रंट है इससे पुरानी सरकार में 2017 तक बन चुका था। सर मेरा पीछा करते हो क्या? सर बिल्कुल करना ही पड़ता है सर, क्या करें। अच्छा ठीक है, तभी तो 56 ग्राम सोना आपके लॉकर से निकलता है सर। तो आप हमको बताइए। नहीं आपने कहा ना उधर से गुजरते हाँ, तो मुझे लगा आप नजर रखते नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बोलिए प्लीज। नहीं जाते तो बताइए आप प्लीज। वो रिवर फ्रंट 27 किलोमीटर का पुरानी सरकार बना करके चली गई थी अखिलेश यादव की। 1100 मीटर का रिवर फ्रंट पिछले 7 साल में नहीं बन पाया है, याद ध्यान दीजिए 6 साल में 1100 मीटर का। और एक अगर 1100 मीटर का ये रिवर फ्रंट बन जाता, सिर्फ 27 किलोमीटर का बना के गए, 1100 मीटर का बन जाता तो ये जो क्या नाम गोमती नदी का रिवर फ्रंट और गोमती नदी के 4 एसटीपी प्लांट चालू हो जाते अभी तक। ये इस सरकार की बदला लेने की सरकार अखिलेश यादव की सरकार से बदला ले रही है या प्रदेश की जनता से, लखनऊ की जनता से बदला ले रही है। लेकिन उसके बाद भी जनता इनको वोट दे रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर इनके मुद्दे अलग हैं, इनके हिंदू मुसलमान करके हैं। इनको कहा, अभी मैंने आपसे इनसे कहा आपसे देखिए डिबेट का सेंटर स्टेज में क्या बना रहा हूं, इन इश्यूज को जो 5-6 इश्यूज है ना, सुनिए ना, ये जो गोमती का पानी है ये सबसे सर व्यापक और आनंद जी वेट करिएगा प्लीज, सबसे व्यापक मुद्दा है। डेंगू के लिए ये जिम्मेवार, चिकनगुनिया के लिए जिम्मेवार, मलेरिया के लिए जिम्मेवार। 27 किलोमीटर का वाटर फ्रंट बना दिया था पुरानी सरकार ने, और ये निकम्मी सरकार ऐसी है जो 1100 मीटर का वाटर फ्रंट नहीं बना पाई ताकि 4 एसटीपी चल सके। आप इस चीज को तो इसको मुद्दा बनाओगे निकाय चुनाव में? बिल्कुल बनाएंगे। आप जेएनआरयू में आप देखिए, हम लोगों ने पैसा अथाह दिया 2014 तक, उसके बाद आज तक अगर पूरा सीवर लखनऊ का जुड़ गया हो तो बता दीजिए 10 साल से ऊपर हो गए। आप इसके बाद तीसरी बात आप आ जाइए, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी हो, गोमती नदी हो, जमुना नदी हो, किसी भी नदी का पानी नरेंद्र मोदी जी पीकर दिखा दें। जबकि 2014 में आए थे, मां गंगा को प्रणाम किए थे, 2017 में अगर ये नदी का तो ये जो मुझे बता रहे हो ये इशू कैसे बनाओगे आप लोग? सर हम तो कोशिश करेंगे। आनंद भाई की पार्टी बड़ी मायावी पार्टी है, ये लोग तो मायावी जमात के लोग हैं, ये मुद्दा बदल देंगे। मनोज काका, अब अब्दुल पंचर नहीं बना पाएगा, अब्दुल सर पोछा लगाएगा ये आजम खान। ये जो ऐसी बात करेंगे उसके बाद ये सारा मनोज, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। देखिए अवैध निर्माण, मुद्दे पर आप ट्रैफिक, सीवर, ठीक, साफ सफाई का मुद्दा, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, और सबसे बड़ी बात ट्रैफिक जाम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये मुद्दा है उत्तर प्रदेश के शहरों में। निश्चित रूप से यही मुद्दा है। जब मुद्दे पे कोई संवाद करने को तैयार हो तब आप बोलो ना, कौन रोक रहा है? मैं ये पूछना चाह रहा हूं बहुत स्पष्ट कि उत्तर प्रदेश में कितने एसटीपी प्लांट बनाए गए और कहां बनाए गए, कितने एमएलडी के बनाए गए। जो उत्तर प्रदेश की सरकार, जो देश की माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 55,000 करोड़ रुपए की नमामि गंगे योजना में लूट हुई, देश के माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा सबसे ज्यादा एसटीपी प्लांट उत्तर प्रदेश के कानपुर में और काशी में बनने थे। आज तक जिस काशी को लेकर के जो कबीर की धरा रही, तुलसी की धरा रही, जो तमाम तरह के सामाजिक सद्भाव की धरा रही, उस धरती को लेकर के उन्माद फैलाने वाली भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि बनारस में विश्वनाथ मंदिर के बगल में, बाबा विश्वनाथ के बगल में 80 घाट वाला एसटीपी प्लांट क्यों नहीं बना? एक एसटीपी, दूसरा मुद्दा, और अरे सारे मुद्दे आपको बता रहे हैं। अभी बनारस में आज तक मेट्रो क्यों नहीं आई? ये सवाल है ना। वो तो काशी है, वहां के देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, और सड़कें इस तरह से बन रही हैं, रोज आप देख ही रहे हैं कि एक तरफ सड़कें बनती हैं और दूसरे तरफ से कोई हाथ लगा के या गाड़ियां जाती हैं तो सड़कें फिर गड्ढा हो जाती है। तो जो संकल्प लेते हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो संकल्प कभी भी विकल्प नहीं हो पाता है। वो जो संकल्प ले लेते हैं वहां भ्रष्टाचार जरूर चला जाता है। उन्होंने सड़कों का संकल्प लिया, आपने भी सुना होगा। तो ये जो मुझे बता रहे हो ये सब मुद्दा बनेगा आपके लिए? ये हमेशा मुद्दा है साहब, लेकिन जब आप चुनाव निष्पक्षता के आधार पर नहीं, जब जैसा कि सारा चीज स्पष्ट कर दिया आपके वीरेंद्र भाई ने, सब कुछ उन्होंने कहा, उन्होंने ज्वलंत उदाहरण दिया कि भाई चुनाव में पुलिस भी काम करेगी, ठेका पट्टा भी रद्द हो सकता है, कोटेदार हो तो डरना होगा, प्रधान हो तो डरना होगा। अब जब हिटलर शाही देश के लोकतंत्र में, देखो शहर में डंडा नहीं चला सकते आप, गांव में चल जाएगा। अरे कहां डंडा नहीं चल नगर रहा है? निगम के चुनाव में नहीं चल पाएगा कहां डंडा नहीं चल रहा है? क्या बात कर रहे हैं आप? नगर निगम में कैसे चला पाओगे डंडा? लोगों को, शहर के लोग तो आज अगर लखनऊ के, मैंने जो उदाहरण बताए आपको, क्या लखनऊ में दूषित पानी पीने से 6 नौ निहालों की जान नहीं चली गई? मैं गलत हूं तो बताइए।
और अगर लोग सवाल खड़े कर दें तो उनके घर गिर जाएगा। पत्रकारों ने अगर सवाल खड़ा कर दिया, वहां रामपुर में उनको जेल भेज दी है सरकार ने। आपने नहीं देखा कि नमक भात खिलाने वाली पार्टी ने क्या किया? नमक भात खिलाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पवन, जिसने आज जो धरती पर नहीं है नौजवान, उसको जेल भेज दिया। इन लोगों से सुचिता के उम्मीदवार। तो आप सभी सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं? समाजवादी पार्टी ने या अलायंस किसी के साथ बनाएंगे? समाजवादी पार्टी हमेशा से जो आम जीवन के जो सवाल हैं, जो बुनियादी सवाल हैं, लोगों के जीवन में खुशहाली संबंधित, थैंक यू वैभव माहेश्वरी, उसी के आधार पर चुनाव। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। लड़ेगी। धन्यवाद वैभव माहेश्वरी। आनंद दुबे ने कुछ सवाल खड़े किए थे कि कहाँ पैसा वैसा एमसीडी का दे नहीं पा रहे हो, यूपी में कैसे लड़ोगे? आनंद जी पत्रकार है, लेकिन व्हाट्सएप पढ़ के सवाल उठा रहे हैं, ये गलत है। ऐसा कोई पैसा वैसा नहीं है। मुझे लगता है कि एमसीडी जो है वो अर्निंग बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। सेंट्रल गवर्नमेंट से उनका टच है। आनंद जी मैं टाइम दूंगा। दिल्ली की एमसीडी है। मोदी जी वहां पर रहते हैं, यहाँ पर पैसे की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली सरकार के तो इनकम टैक्स का पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। बहुत कम लोगों को पता है कि दिल्ली अकेला ऐसा दुर्भाग्यशाली राज्य है जहां पर मोदी जी रहते हैं और यहाँ रहने वाले इनकम टैक्स का जो पैसा है वो दिल्ली सरकार को नहीं दिया जाता है। और एमसीडी को जो पैसा होता है वो दिल्ली गवर्नमेंट देती है, और फिर भी पता नहीं सारा पैसा खाकर ये दोबारा से ये पैसा वो पैसा करते रहते हैं। पूरी तरह से एमसीडी को भ्रष्टाचार के जाल में फंसा दिया, और इसका परिणाम जो है वो कल सामने आ जाएगा कि ये ऐसा किया। अगर हम झूठे होंगे तो परिणाम आ जाएगा, अगर ये झूठे हैं तो परिणाम आ जाएगा। और उसके बाद में इसी पैसे में और इन्हीं साधनों में अगले 2 महीने के अंदर हम आपको चला के दिखाएंगे कि ये होता कैसे है, क्योंकि आपको नहीं आता। आपको धर्म की राजनीति, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो यूपी के मेयरों को क्या वो अधिकार है, चेयरमैन्स को वो अधिकार है, सरकारें उन्हें काम करने के लिए उतना स्पेस दे रही हैं या नहीं दे रही हैं? मैं ब्रिजेश जी ये कह रहा हूं कि इनको फिर हर जगह पर जाकर चुनाव में ये नारे लगाने, क्या ट्रिपल इंजन की सरकार लाइए, ट्रिपल इंजन की सरकार लाइए। अरे डिब्बे है ही नहीं, इंजन ही इंजन लगा दो सारे में। लेकिन जब तुम्हें काम नहीं करना है तो तुम नहीं करोगे। तुमने इस प्रदेश के निगमों को अधिकार विहीन बना के हमारे शहरों को कूड़ा और नर्क बना दिया। और बात करते हो स्वच्छ अभियान की, बात करते हो स्मार्ट सिटी की। हमारे स्मार्ट सिटी के नाम पर जो है वीआईपी कॉलोनीज में गटर बह रहे हैं, मच्छरों से और डेंगू से लोग मर रहे हैं। तो आप खाली नारे लगाने से और होर्डिंग लगाने से अगर लगता है स्मार्ट सिटी बन जाएंगे तो ये तो फ्रॉड करने वाली बात है। डबल इंजन भी फ्रॉड कर रहा है, सिंगल इंजन भी फ्रॉड कर रहा है, ट्रिपल इंजन भी फ्रॉड कर रहा है। और सारा का सारा टैक्स का पैसा आप निगम के स्तर पर भी खा जाते हो, आप राज्य सरकार में भी खा जाते हो, केंद्र में भी खा जाते हो। आपने करना ही क्या है? आपने काम ही नहीं करने। ओके, आनंद दुबे जवाब देंगे आपके आरोपों का। जो 24 घंटे 12 महीने साल भर चुनाव करवाने में तो लगी रहती है। थैंक यू वैभव जी, शुक्रिया। कोई ने पता ही नहीं होता। ऑलराइट, यस आनंद जी 20 सेकंड प्लांट पे भी साहब पूछ लीजिए। 20 सेकंड बचे हैं बस मेरे पास, प्लीज गो अहेड, रिस्पॉन्ड करिए। इनका एसटीपीवी फ्रॉड करके और जेल में तेल मालिश कौन करा रहा है और लगातार उसके वीडियो आ रहे हैं, ये तो पूरा देश देख रहा है। तो फ्रॉडों की पार्टी कौन है और कितने डिब्बे फ्रॉड है ये तो सबके सामने आ गया। और शराब में घोटाला किया, शराब में घोटाला किया, पब्लिक को पता भी नहीं चलेगा। बीजेपी का वीडियो जनता पार्टी खत्म कर। अरे वो एसटीपी वाला मुद्दा उठाया था ना मनोज यादव ने, उनकी बात का भी तो जवाब दीजिए। नहीं दे पाएंगे, उनको शायद पता ही नहीं होगा कि एसटीपी प्लान क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, टाइम ओवर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। आप सबने अपने अपने बहुमूल्य विचार आज की परिचर्चा में प्रस्तुत किए हैं। बहनों भाइयों, मैं फिर आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि शहरों की समस्या को बहुत गंभीरता से लीजिए। अपने पार्षद से, अपने चेयरमैन से, अपनी टाउन एरिया, अपनी नगर पालिका, अपने मेयरों से, बड़े शहरों में मेयरों से आप पूछिए, उनसे सवाल करिए कि जिन शहरों के विकास के नाम पर, जिन शहरों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने के नाम पर, बेहतर ट्रैफिक देने के नाम पर, अवैध बिल्डिंग ख़त्म करने के नाम पर, अतिक्रमण हटाने के नाम पर और शहरों को स्वच्छ, नालियों को साफ, नालों को फ्लो में लाने के लिए और बेहतर संसाधन के साथ एक खूबसूरत शहर और अच्छे पार्क देने का वायदा किया था, उसका क्या हुआ? तभी आप अपने शहर की सूरत बदल पाएंगे, ताकि जब आप अपने शहर में जाएं आपको अच्छा महसूस हो और आपके जानने वाले जब आपके घरों में आएँ तो एक अच्छे शहर की याद लेकर जाएँ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।